Hello friends, today we are going to talk about nursing administration, which is one of the topics in your Masters in Hospital Administration 407. Now, as you all know, nursing is a very important component. In fact, it is the backbone of any of the hospital administration activities. And as far as nursing administration is concerned, it is basically a segment of the total care administration which actively takes part to fulfill the objectives of health programs and policies to constitute to serve the patients and with the help of the other health workers to make the services more friendly and effective. So what I mean to say is, see in the what are the hospitals for, है ना? हॉस्पिटल किस लिए होते हैं? हॉस्पिटल इसलिए होते हैं ताकि आप सर्विसेज दे सके. सर्विसेज किनको देनी है? आपको सर्विसेज बेसिकली पेशेंट्स को देनी है. और ये एक टोटल केयर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है जिसमें आप बेसिकली हेल्थ जो प्रोग्राम्स उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं. और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए नर्सेस डायरेक्ट पेशेंट केयर में लगी रहती हैं, जिसके अंदर वो हर पेशेंट का ध्यान रखती हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और जिससे आप ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स उस हॉस्पिटल के पूरे करते हैं. तो ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, हाउ यू आर अचीविंग ऑल दीज थिंग्स, इट इज बेसिकली डन थ्रू नर्सिंग ऑडिट. So nursing audit is basically a detailed review and evaluation of the selected clinical records by a qualified professional personnel. And in terms of hospital administration, it is done by qualified quality manager जिसको NABH की नॉलेज है और जो इस तरीके से ये सारी चीजों को वर्कआउट करते हैं. अब थोड़ा सा हम ब्रीफिंग को समझ लेते हैं. देखिए, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब वो ऑब्जेक्टिव्स ठीक से पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके लिए हम नर्सिंग ऑडिट करते हैं. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आया था वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपको पता होगा कि क्रीमियन वॉर जो बड़ा फेमस वॉर था 1853 टू 1855 में जो हुआ था, उस टाइम पे बेसिकली जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी बहुत ही दयनीय अवस्था थी. दैट मीन्स दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ अनसैनिटरी कंडीशंस एंड द मोर्टेलिटी रेट अमंग दो सोल्जर्स वर वेरी हाई. और उस टाइम पे क्या हुआ था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने 38 नर्सों की एक टीम को लेके शी अप्लाइड स्ट्रिक्ट सैनिटरी रूटीन्स एंड शी अप्लाइड द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन and as a result of which the mortality rate came down. तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि एक तरीके का इसको मॉनिटरिंग करने का कोई तरीका है और इसको बेसिकली क्लिनिकल ऑडिट का नाम दिया गया, जो कि अर्नेस्ट कोडमैन ने 1869 टू 1940 तक ये कॉन्सेप्ट ला और इसको प्रमोट किया गया पूरी दुनिया में. और इसका इंपैक्ट इवन सर्जिकल आउटकम्स के अंदर भी आया. तो इसलिए नाइटिंगेल्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने एपिडेमियोलॉजिकल ऑडिट्स का नाम दिया, वेयर एज कोडमैन के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने इसको क्लिनिकल अप्रोच का नाम दिया. पर दोनों ही एस्पेक्ट इस तरीके से हैं कि हम पेशेंट को क्वालिटी सर्विसेज दे सके, उनको क्वालिटी केयर दे सके और इसको टेंजिबल टर्म्स में हम उसको मेजर कर सके. सो उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे करके यूएस में ये कॉन्सेप्ट बढ़ा. फिर यूएस से धीरे धीरे करके हमने क्वालिटी का जो चैप्टर हमने बनाया है उसमें हमने इस पूरी कहानी को और विस्तृत तरीके से बताया है. तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस डिटेल्स इन द क्वालिटी वीडियो. सो व्हाट आर द ब्रॉड पर्पसेस ऑफ द नर्सिंग ऑडिट, है ना? जैसे हम नर्सिंग ऑडिट के बेसिकली पर्पसेस क्या हैं और इसका नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में रोल क्या है. सो नंबर वन, देखिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट लेते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. सो बेसिकली नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको सारांश में आपको बताता हूं और देन we will discuss about how nursing audit is going to measure all these things. So one thing is basically it is helping to establish a flexible organizational design which is consisting of a set of the human relationship. Okay, तो nurses को जो duties देनी है और जो achieve करना है
वो तरीके से उन सर्विसेज को किया जा रहा है ही नहीं किया जा रहा, उसके हिसाब से उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, इवैल्यूएट करना, ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आता है। तो इसका मतलब ये है, तो जब आपको ये सर्विसेज देनी है तो इस सर्विसेज के लिए आपको एक स्टाफिंग पैटर्न बनाना पड़ेगा, उसकी भी प्लानिंग चाहिए, उसको डिपार्टमेंट वाइज आपको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा, एंड देन सिमिलरली उसको हमें डेवलप करके, मेंटेन करके, उसका एनालिसिस करके, उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस हमें बताने पड़ेंगे कि कौन से ब्रॉड स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से नैरो स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पा रहे हैं। सिमिलरली हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे करके अलग अलग यूनिट के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, और हम बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू, इस नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, हम बजटिंग करते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स बनाते हैं, एक एनवायरमेंट बेसिकली विकसित करते हैं, और फिर हम उसको ट्रेन करते हैं। मतलब हमको जो ऑब्जेक्टिव्स पाने हैं तो वो रातों रात तो नहीं बन जाएंगे, उसके लिए आपको एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, उसके कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे, एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का इससे गठन होगा। और बेसिकली ये सारी जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, इट इज इन फॉर्म ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स and overall in such a way that it promotes nursing as a profession and we are able to serve mankind much better। तो ये बेसिकली इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। तो जब हम बात करेंगे नर्सिंग ऑडिट की, तो नर्सिंग ऑडिट के अंदर इस जो नर्सिंग केयर जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को या इसके लॉन्ग टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स को मेजर कैसे करते हैं, वो इसका पार्ट है। सिमिलरली हम ये भी देखते हैं कि जो नर्सिंग केयर डिजर्व करते हैं उनको वो हम उन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हमारे रिकॉर्ड्स बेटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एंड हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग ऑल दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ रिसर्चेस। Then as far as the audits are concerned, there are two types of audits which is an important part in your nursing audit. So one is an internal audit and one is an external audit. अब वो क्यों है और हमने क्यों बनाए हैं, will come this to point. Similarly देखिए, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चाहिए, ओके। उस ऑफिस के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जैसे हमने बताए, तो उसके अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कहा स्टाफिंग की हम बात करते हैं, तो स्टाफिंग के अंदर वी ऑल नो देयर इज अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन अ हॉस्पिटल। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज द ओवरऑल हेड, फॉलोड बाय देयर इज अ डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, देयर इज एन असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, देयर आर वेरियस नर्सिंग सुपरवाइजर्स। अंडर नर्सिंग सुपरवाइजर्स देयर आर नर्सिंग सिस्टर्स, वार्ड सिस्टर्स, under which there are nursing staff and then followed by there are ANM। तो इस तरीके से बेसिकली ऑर्गेनोग्राम हॉस्पिटल्स के अंदर होता है जो कि इन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम किसी भी नर्सिंग सर्विसेज को इवैल्यूएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम ये बेसिकली उसके अंदर देखते हैं कि ये हमारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इनको करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग का जब हम सहारा लेते हैं तो इंटरनल ऑडिट क्या है ये हम समझ लेते हैं। So as you can see from the slide, internal auditing is a control technique which is performed by an external auditor who is an employee of an organization। वो दूसरे किसी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं और उनका बेसिकली जो रोल है वो इस तरीके से है कि वो एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल करते हैं अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसीज, प्लान्स एंड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम विच इज गोइंग ऑन इन द हॉस्पिटल। ओवरऑल जो नर्सिंग सर्विसेज हम दे रहे हैं उसका बेसिकली एक मूल्यांकन करता है और उसके बेसिस पे वो उसके डेफिसिट्स निकालने की कोशिश करते हैं और हम उसको इंपॉर्टेंट सजेशंस देते हैं ताकि वी आर एबल टू एलिमिनेट दोज डेफिसिट्स।
एज फार एज योर एक्सटर्नल ऑडिटिंग इज कंसर्न, अब देखिए एक्सटर्नल ऑडिटिंग बेसिकली एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वगैरह वो देखते हैं, है ना, और इसके अंदर हम बेसिकली इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कि ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन या क्लिनिकल इंडिकेटर्स का आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स पे क्या असर पड़ता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स का आपका अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे क्या किस तरीके से असर पड़ता है। तो इनके कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन वो होता है कि जब हम बैकग्राउंड से देखते हैं, दैट इज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, बाय एग्जामिनिंग द नर्सिंग केयर दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द पेशेंट रिकॉर्ड्स। तो हम बेसिकली पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपस में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पेशेंट डेटा को प्रॉपर्ली कलेक्ट, जैसे हमारे इसमें फाइल्स बनती है, पेशेंट फाइल्स बनती है, मेडिकेशन फाइल्स होती हैं, उसमें हैंडराइटिंग जो है लिखा हुआ है, जो दवाइयों के नाम वो ब्रॉड लेटर्स में लिखे हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, सिग्नेचर प्रॉपर थे कि नहीं थे, जब ड्यूटी अगर बदली तो ड्यूटी बदलने के बाद में जिसने टेक ओवर किया उसने, तो इस तरीके के प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर राइट फ्रॉम ऑल दिस ऑब्जेक्टिव व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, उसके हिसाब से उन चीजों की समीक्षा की जाती है। सिमिलरली there is a description of the patient's pre-hospital routines included, लैब रिजल्ट जो है उसको हमने प्लानिंग केयर का हिस्सा बनाया कि नहीं बनाया। तो देखिए डॉक्टर जो है वो अपना डायग्नोज बना के असेसमेंट करके अपने मेडिकेशंस लिख देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी क्रिटिकल ऑन द सर्विसेज ऑफ द पार्ट ऑफ द नर्सेस टू implement all these things and see whether it is being done effectively or not. So how is this information used, what this nursing diagnosis stated properly or not, and whether the nursing orders have been written properly or not, it is very very important. अब in terms of जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर ये देखते हैं तो हमें ये भी देखना है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया स्टाफिंग पैटर्न को, स्टाफिंग पैटर्न में साइकेट्रिक वार्ड्स में जैसे 1:6 की रेशियो होनी चाहिए, और जैसे कि आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 1:1 की रेशियो होनी चाहिए, ट्रॉमा यूनिट में 1:1 का रेशियो होना चाहिए, और देन क्रिटिकल केयर में 1:2 का रेशियो होना चाहिए, एंटी पार्टम वार्ड में 1:4 का रेशियो होना चाहिए। ओके, तो मतलब 1 जो है वो नर्स है एंड 4 जो है वो पेशेंट्स है, ठीक है ना। तो पोस्टमार्टम वार्ड में 1:6 का रेशियो होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो रेशियो है वो प्रॉपर्ली है। और देखिए मैं जो आपको बात बता रहा हूँ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जनरल वार्ड जो है इंडिया में, अब जनरल वार्ड में जो इंडियन रिकमेंडेशन है वो है 1:9, क्योंकि इंडिया में आबादी इतनी है, वेयर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 1:5 है, और यूएसए के हिसाब से भी 1:5, वेयर जैसे आईसीयू में 1:3 का रेशियो है, ऑस्ट्रेलिया में 1:1 का रेशियो, यूएसए में 1:1 का रेशियो। तो बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स लेने के बाद में भी क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, क्या हमारे सर्विसेज प्रॉपर हैं, हमारे यहाँ पे शॉर्टेज, तो क्योंकि अगर हमारे पास शॉर्टेज होगी तो हम उसको फिर वापस सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। हम उनको लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के लिए हम क्या चीज कर रहे हैं, हमारा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एज फार एज, और फिर हम जॉब ट्रेनिंग उनको कैसे दे रहे हैं, हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कैसी है, और हमारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स कैसे, पे स्ट्रक्चर को हम क्या फॉलो, हम क्या वाकई में जो पे स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट और तो हम उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो एवरीथिंग हैज टू बी सेम। सिमिलरली देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट जिसको हम कहते हैं कि कंकरेंट ऑडिट्स, पीयर रिव्यू। एज यू कैन सी कंकरेंट ऑडिट इज बेसिकली कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट हु आर स्टिल अंडरगोइंग केयर। तो हम उसी के साथ जो ऑलरेडी अभी चल रहा है विच इज एक्चुअली लाइव, उसको हम प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली पीयर रिव्यू यू ऑल नो कि हमारे साथ के जो लोग कर रहे हैं वो हमारे चीज को मे बी दे आर वर्किंग इन एनी अदर हॉस्पिटल, और इसको देखते हैं। तो ओवरऑल जब मैं ये क्वालिटी ऑडिट्स की बात करता हूं तो हम इसको आउटकम, प्रोसेसर एंड स्ट्रक्चर्स के वे में इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो आउटकम ऑडिट जो देखिए कोई भी जो ऑडिट किया जाता है नर्सिंग में पर्टिकुलरली, तो आउटकम है कि ओवरऑल नतीजा क्या निकला, उस नतीजे के लिए वो प्रॉपर्ली प्रोसेस को फॉलो,
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 प्रॉपर्ली फॉलो किया गया और उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी थी, ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो दिस इज द, तो आउटकम ऑडिट क्या होता है, तो आउटकम आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ द केयर। अब देखिए आप केयर कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे केयर कैसी हो रही है, तो केयर को हमने, तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे से मेजर करते हैं, हम उसको मोर्टेलिटी से मेजर करते हैं, हम उसको मॉर्बिडिटी से मेजर करते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग तरीके होते हैं। सिमिलरली अगर हम जब प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑडिट की बात करते हैं, तो प्रोसेस ऑडिट एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड कि प्रोसेस ऑडिट आर बेसिकली यूज्ड टू मेजर द प्रोसेस ऑफ द केयर। अब उस जो केयर है, देखिए कोई भी चीज को अगर समझना हो तो इससे आपको देयर आर 5 फ्रेंड्स व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। How it is done, where it is done, when it is done, why it is done and how it is done। तो ये है ना, when, where, why, what and how, ये आपके 5 दोस्त हैं जो आपको हमेशा मदद करेंगे। तो अगर इसी तरीके से अगर हमने नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन समझना है इन टोटलिटी, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस ऑडिट जो हम कर रहे हैं, उस प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, उस प्रोसेसेस को हम मेजर कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हमने कौन कौन से हमने टेंजिबल गोल्स बनाए हुए हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल इंडिकेटर्स क्या है। जैसे इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिकेटर जो होने चाहिए वो स्मार्ट इंडिकेटर होना चाहिए, वो स्पेसिफिक, SMART, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। एंड सिमिलरली जब स्ट्रक्चर ऑडिट की हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑडिट बेसिकली मॉनिटर द स्ट्रक्चर और द सेटिंग इन विच द पेशेंट, तो जिस जगह पे उसको दिया जा रहा है वो कैसा है, वहां पे जैसे फाइनेंसेस उसमें क्या अवेलेबल हैं। अब जैसे आपने कल ही आज न्यूज में अगर देखा होगा, तो हैदराबाद के अंदर डॉक्टर्स को मतलब प्रॉपरली पेशेंट्स ने के रिलेटिव्स ने आके मार दिया। अब उनकी स्ट्रक्चर, उनका सुरक्षा नहीं है। दिल्ली में 4 महीने हो गए डॉक्टर्स और नर्सेस को वेतन नहीं मिला। तो ये आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, क्योंकि वो आपको बताता है कि जो सर्विसेज आप अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो व्हाट आर द रूट कॉज एनालिसिस विच आर अफेक्टिंग दोज सर्विसेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस ऑडिट बेसिकली अज्यूम्स अ रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द क्वालिटी केयर एंड द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। तो वो बेसिकली जो कंकरेंटली और प्रोस्पेक्टिवली ना, इसको जो हम देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम सारी की सारी चीजों को तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऑडिट एक बेसिकली जो एक साइक्लिकल प्रोसेस है, जिसमें जो है हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको स्मार्ट इंडिकेटर बताया, ये क्राइटेरिया सेट करने की बात है। उसके बाद में तो हमने कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली में एक टाइम आता है जब दिल्ली के अंदर जितने भी नर्सेस हैं वो उसकी शॉर्टेज हो जाती है। अब वो कैसा है, अब जैसे वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आईसीयू में ज्यादातर दिल्ली के अंदर जो नर्सेस हैं वो केरलाइट्स हैं, साउथ इंडियन नर्सेस हैं। अब ओणम एक ऐसा फेस्टिवल है जब ये सारे के सारे अपने घर जाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आईसीयू में सारे के सारे अगर घर चले जाएंगे तो पेशेंट की केयर कैसी होगी। तो इसके लिए पहले से आपको एक रोस्टर बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा, उसके क्राइटेरिया सेट करने पड़ेंगे, आपको इनिशियली उनको बेसिकली आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपके पे स्केल सही है कि नहीं, उनको रिकमेंडेड स्केल मिल रहे हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको प्रॉपर्ली दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। आपको नॉट इवन दिस, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका मोटिवेशन बढ़ने के लिए आपको और क्या क्या आप उसके लिए देखिए 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं कभी भी, अगर जिसको रेम्यूनरेशन के अंदर दिया जाता है। वन इज योर कैश एंड अदर इज काइंड। अब काइंड के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों के लिए क्रेच, एंटरटेनमेंट, कैंटीन फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। अगर काइंड में अच्छी चीजें दी जाती हैं इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, सर्विस बेनिफिट्स होते हैं, तो जरूर लोग उसमें। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो ऑडिट जब भी आप किया जाता है तो ऑडिट एक बेसिकली साइक्लिकल प्रोसेस है जो सारे सिस्टम और प्रोसेसेस को अलग अलग दायरे में इवेल्युएट करता है सो दैट योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट और नॉट। तो आप इसमें मैंने आपको जो साइकिल बताया उसमें आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें क्राइटेरिया को सेट कर रहे हैं, उसमें आप ऑडिट को स्टार्ट कर रहे हैं, बैरियर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं एंड री ऑडिट बेसिकली कर रहे हैं। सो इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। वन कंपोनेंट इज योर इसके प्री रिक्विजिट्स, इनफैक्ट कंपोनेंट्स तो नहीं बोलूंगा बट इसको प्री रिक्विजिट्स है। प्री रिक्विजिट्स के अंदर बेसिकली इसका क्लिनिकल ऑडिट कमेटी है, देन इसका रीओरिएंटेशन ऑफ ऑडिटर्स है एंड प्लानिंग ऑफ द मेडिकल केयर है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ ऑडिट कमेटी का क्या काम है, ऑडिट कमेटी आपकी बेसिकली बनाई जाती है, जैसे इंटरनल ऑडिट कमेटी, एक्सटर्नल, जो कि 5 मेंबर्स की होती हैं। वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से ये देखना चाहते हैं
कि वो ऑब्जेक्टिव्स, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके अंदर वो अलग अलग पेशेंट्स को लेके इवैल्यूएट किया जाता है। ऑडिटर ये भी देखता है कि वो ऑडिटिंग प्रॉपरली की जा रही है कि नहीं, डिस्चार्जेस जो पर मंथ हैं वो जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया उसके हिसाब से है कि नहीं। तो इसके हिसाब से हम सारा का सारा उसको इवैल्यूएट करते हैं। रीओरिएंटेशन के जो हमने जो कंपोनेंट्स बनाए हैं उसमें से हम ये डिटेल डिस्कशन करते हैं। उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि हाउ द ग्रुप रेट्स द सर्विस केयर विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय द पेशेंट, और उसके हिसाब से फिर ये एक्सरसाइजेस को किया जाता है, इन कंपोनेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उसको रीओरिएंट, एंड देन उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो पेशेंट का डेटा है वो सिस्टमैटिकली लिया गया कि नहीं लिया गया। Then description of the patient and pre-hospital routines properly हुआ कि नहीं हुआ, and then information about the basically the severity test, information regarding the lab test, vital signs, ये सारी की सारी properly evaluate हुई कि नहीं हुई। तो ये basically इस तरीके से ये है। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, और हम आपसे जरूर रूबरू होंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अलग अलग जो ये स्टेप्स, ऑडिट के जो स्टेप्स हैं, इसको हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग एंड वी विल मीट यू सून।